नमस्कार, हमर छत्तीसगढ़ में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना त्रिपाठी। रुक करेंगे प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों की ओर। कोंडा गांव में जरा सी बारिश हुई, जिसके बाद विकास खंड के अंतर्गत प्राथमिक शाला भवन की छत से प्लास्टर गिरने लगा। बता दें कि पहली बारिश होते ही छत से पानी टपकने लगा और दीवारों से पानी रिसकर कमरों में भरने लगा, जिससे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। देखिए ये रिपोर्ट। कोंडागांव विकास खंड के अंतर्गत संकुल केंद्र मुलमुला के प्राथमिक शाला भवन मुंडा टिकरा में जरा सी बारिश से ही छत से प्लास्टर गिरने लगा। पहली बारिश होते ही पानी छत से टपकने लगी और दीवारों से पानी रिसकर कमरों में भर जाता है और साथ ही बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। जिम्मेदारों की अनदेखी के चलते बच्चों की जान जोखिम में है। स्थिति इतनी ज्यादा खराब हो गई कि कमरे में बच्चे बैठ नहीं पा रहे और वैकल्पिक तौर पर दूसरे कमरों में बिठाया जा रहा है और वहीं प्रधानाध्यापक और स्कूल स्टाफ कक्ष में भी पानी टपक रहा है, जिससे उन्हें भी भारी परेशानी हो रही है। पानी रोकने के लिए स्कूल प्रबंधन की तरफ से अभी तक कोई उपाय नहीं किया गया, लेकिन लगातार हो रही बारिश की वजह से यहाँ स्कूल के बच्चे काफी परेशान हैं और वहीं प्राथमिक शाला प्रधानाध्यापक किशनलाल मरकाम ने बताया कि इस समस्या से शिक्षा विभाग के अफसरों को अवगत कराया गया है और नए भवन की मांग की गई। स्कूल प्रबंधन का कहना है कि स्कूल भवन की मांग पर सिर्फ आश्वासन ही मिलता है, लेकिन स्कूल भवन की समस्या जस की तस बनी हुई है। हम पहुंचे हैं कोंडागांव जिला अंतर्गत प्राथमिक शाला मुंडा टिकरा में, जहां पर एक वर्ष पूर्व ही इस बिल्डिंग का जो मरम्मत कार्य का करवाया गया है। आप देख सकते हैं कि इस बिल्डिंग पर भी एक साल पूर्व ही मरम्मत किया गया, जिसके जवाब देना चालू हो गया। आप देख सकते हैं कि जगह जगह पर जो ढलाई है उनपे पपड़ियां निकल रही है। इसमें आप क्लास में देख सकते हैं, यहाँ पर कक्षाएं संचालित थी, जो जगह जगह से पपड़ियां गिर रही है, जिसकी वजह से संचालित कक्षा को स्थगित करते हुए दूसरे कक्ष में शिफ्ट किया गया है। काफी ठेकेदार की लापरवाही और भ्रष्टाचार निर्माण की वजह से जो बिल्डिंग यहाँ है कुछ ही साल में जवाब देने लग गई है। सर, सबसे पहले अपना नाम बताएं। किशनलाल मरकाम। आप बताएंगे सर, आपके जो प्राथमिक शाला में कौन कौन सी समस्या है? यहाँ अभी तो सर बच्चे लोगों के बैठने की समस्या आ रही है। छत के ऊपर से जो है पानी टपकता है और एक अतिरिक्त कक्षा है उसमें पानी भर गया है। जो आपकी बिल्डिंग है सर, क्षतिग्रस्त हो गई, क्या इसकी सूचना आपकी उच्च अधिकारी को दिया गया है? हाँ, इसका जानकारी तो मैं संकुल समन्वयक के माध्यम से दिया हूँ, ये क्या 2 बार दे दिया हूँ। जानकारी के अनुसार सर, जो आप बिल्डिंग है अभी 1 साल पूर्व ही यहाँ मरम्मत किया गया था, उसके बावजूद भी छत की जो पपड़ियां हैं गिरने लगी। हाँ, मरम्मत तो किए थे, उसके बाद फिर जैसे बरसात पहुंच जाए तो फिर से गिरने मतलब शुरू हो गया है। तो ऐसे में सर, यहाँ पे बच्चे को जैसे यहाँ क्लास लग रही थी, वर्तमान में यहाँ बच्चे नहीं दिखाई दे रहे, तो इनको कक्षाएं संचालित कौन सी क्लासेस कर रहे हैं? वो ये सभी बच्चों को हम लोग 1-2 कमरा थोड़ा ठीक है सर, उसमें बिठा रहे हैं। आपके जो स्कूल में है अतिरिक्त कक्ष, हमने अतिरिक्त कक्षा का भी जायजा लिया था, वो भी काफी जर्जर हालत में। वहाँ पर भी छत से सीपेजिया हो रही है, नीचे जमीन में पानी वहाँ पर पड़ा हुआ है। तो ऐसे में सर, क्या आप बच्चे को कैसे पढ़ा रहे हैं? नहीं, अभी हम लोग तो एक ही रूम में अब सबको एक साथ बिठा के पढ़ा रहे हैं। वहाँ क्या है, वैसे वो बहुत पीछे का बना हुआ बिल्डिंग है, 5 या 6 साल हुआ होगा वो वाला, उससे ज्यादा तो नहीं हुआ, लेकिन पानी पूरा टपक रहा है ना जी। आपका जो बिल्डिंग का बना हुआ है, इससे आप किसको दोष देना चाहेंगे? कि जो ठेकेदार है उनकी लापरवाही की वजह से 2-3 साल में बिल्डिंग जवाब देने लगी है, इनमें लापरवाही आप किनका मानेंगे? इसको तो उतना मेरे को नहीं मालूम, पंचायत के द्वारा बनाया गया था ये वाला। हाँ, अब पीछे सर आपका जो बिल्डिंग के अतिरिक्त कक्ष है या किचन कक्ष है, उसकी जो सज्जा भी गिर चुकी है। वो छज्जा तो आज ही गिरा है, अभी 1 आध घंटा हो गया है। सज्जा के जो साइड में हमेशा बच्चे आना जाना करते हैं, कभी भी एक बड़ा हादसा हो सकता है। हाँ, हो सकता है, हानि हो सकती है। हाँ, हानि हो सकती है सर। अब ये बिल्डिंग प्राय यहाँ का पूरे पुराना चीज हो गए हैं। हाँ, जो जर्जर हालत में आपकी बिल्डिंग है सर, क्या इसकी सूचना आप ग्राम पंचायत के जो सरपंच है उनको सूचना दिया है?
उनको तो उनको भी 1-2 बार दिया हूँ, उसके बाद उनको न देते हुए फिर इनको कागज भी दिया हूँ। हमारे सीएससी साहब, सीएससी के माध्यम से उच्च अधिकारी को पहुंचाया गया है शायद कागज जी। उसके बाद भी तो कार्रवाई अभी तक नहीं हुआ है कि इसकी जो कार्रवाई है कब तक होती है। फिलहाल प्रधानाध्यापक शिक्षा विभाग के अफसरों को अवगत करा रहे हैं ताकि जल्द भवन को सही किया जाए। अब देखना होगा कि कब तक स्थिति पहले जैसी सही हो पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट। जांजगीर चांपा जिला के नवागढ़ नगर पंचायत में उन्मुक्त खेल मैदान में नाम पर पैसों के बंदर बांट का खेल चल रहा है। कांग्रेस सरकार में स्वीकृति 40 लाख के खेल मैदान निर्माण में ठेकेदार और नगर पंचायत के सीएमओ की मिलीभगत से लाखों रुपए का बिल निकाला जा चुका है। एक बार फिर फर्जी बिल निकालने की साजिश को जनपद पंचायत के अध्यक्ष ने पकड़ा और जिला प्रशासन के साथ शासन को इसकी शिकायत की है। खेल मैदान निर्माण में गड़बड़ी की शिकायत मिलने पर कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। जहां भ्रष्टाचार का मामला उजागर हुआ है, जिसके बाद जिला प्रशासन को शिकायत दे दी गई है। दरअसल काम पूरा होने से पहले ही केस जारी कर दी गई थी, जिसके बाद इन्हें रंगे हाथों पकड़ा गया। ठेकेदार की मिलीभगत भी इसमें पाई गई है। मामला उजागर होने के बाद जिला प्रशासन को जानकारी दी गई, जिसके बाद अब जिला प्रशासन कार्रवाई करने की बात कह रही है। नवागढ़ में एक मिनी स्टेडियम नवनिर्माण किया जा रहा है तो नगर पंचायत के द्वारा जो है, उसमें एक शिकायत जनदर्शन में प्राप्त हुई है, जिसमें कि सीएमओ के द्वारा और वहाँ के सब इंजीनियर के द्वारा उसमें अनियमितता किए जाने की शिकायत है। उस पर एक जांच दल गठित करके जो जन प्रशासन के द्वारा जांच कार्रवाई की जाएगी और जो भी दोषी उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, जल्द हाजिर होंगे ब्रेक के बाद। बस्तर, जिसे पूरी दुनिया अब तक नक्सलवाद और हिंसा के नाम से जानती थी, वो बस्तर अब विकास, विश्वास और सुरक्षा बलों की शौर्य कथाओं से पहचानी जा रही है। और ये सब कुछ संभव हो पाया है राज्य में आई सुशासन की विष्णुदेव सरकार की वजह से, जिनके कुशल और मजबूत नेतृत्व में सरकार न सिर्फ नक्सलियों के मांद में घुसी है, बल्कि बस्तर वासियों के विश्वास को भी जीती है। अब यहाँ लोगों के चेहरों पर दहशत नहीं, उम्मीद और मुस्कान नजर आता है। गृह मंत्री के मार्गदर्शन में डीआरजी, बस्तर फाइटर्स, एसटीएफ, कोबरा, राज्य पुलिस और सीआरपीएफ के संयुक्त प्रयास से दिसंबर से मई माह के बीच 73 मुठभेड़ में 95 नक्सलियों को मार गिराया गया है। वहीं 360 नक्सली गिरफ्तार हुए हैं। शासन की योजनाओं से प्रभावित होकर 288 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर मुख्य धारा में लौटने की प्रतिबद्धता जताई है। ये शासन की जन कल्याणकारी योजनाओं का ही असर है कि नक्सली अब समाज की मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। बात यहीं पर खत्म नहीं होती। माओवादी घटनाओं के कुशल और सटीक जांच के लिए राज्य अन्वेषण एजेंसी एसआईए का गठन किया गया है। वहीं फंडिंग और सप्लाई को रोकने प्रकरणों को एनआई को सौंपा जा रहा है। शासन की नियत नेल्लानार योजना के तहत नवीन कैंपों के पास 5 गांव का चयन कर शासन की जन कल्याणकारी और विकास कार्यों को मूर्त रूप दिया जा रहा है, जिसमें आवास, अस्पताल, पानी, बिजली की सुविधा, सड़क, पुल जैसे कार्य शामिल हैं। बस्तर में अब भय और आतंक का नहीं, बल्कि विकास, सुशासन और सुरक्षा का माहौल है। बदली है धरती, बदला है आसमान।
सुशासन के इस दौर में बस्तर को मिल रही है नई पहचान। सरकार की महती योजना जिसके अंतर्गत अयोध्या ले जाकर भगवान रामलला के दर्शन कराना है, हम इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए रायपुर स्टेशन से रेल में बैठ करके अयोध्या प्रस्थान कर रहे हैं। वहां जाकर भगवान रामलला की दर्शन करेंगे, अपने को धन्य समझेंगे और इस सरकार को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। इस प्रकार की योजनाएं आगे भी चलाती रहे। अयोध्या श्री राम जी के दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। इसके लिए हम हमारी विष्णुदेव जी सरकार का भी धन्यवाद करते हैं, मोदी जी का भी धन्यवाद करते हैं। 500 साल के बाद भगवान अपन रामलला अपन स्थान में ग्रहण करत थे, बहुत अच्छा लगा थे, वहाँ बड़ा खुशी लगा थे। और अयोध्या जात हो भगवान के दर्शन करे बार राम भगवान की। सरकार ने अपनी घोषणा का अमल करना शुरू कर दिया है और रायपुर संभाग से पूरी एक ट्रेन 22 बोगी यहां से अयोध्या के लिए रवाना होने वाली है, जिसका हमारे मुख्यमंत्री यशस्वी श्री विष्णुदेव साय जी इसको हरी झंडी दिखा के इसको रवाना करेंगे। कि छत्तीसगढ़ की प्रत्येक जनता को भगवान श्री रामलला जी के दर्शन के लिए अयोध्या ले जा रहे हैं और इसी कड़ी में मेरा भी ये परम सौभाग्य बना है। मैं पुनः धन्यवाद देना चाहता हूं छत्तीसगढ़ सरकार को एवं मोदी सरकार को। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय साय जी का भी धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। निराशा और उदासी की लकीरें मिट चुकी हैं। भ्रष्टाचार और माफिया राज की तस्वीरें मिट चुकी हैं। छत्तीसगढ़ बढ़ चला है विकास और समृद्धि के एक सुनहरे सफर पर। सुशासन जहां मिलेगा हर मोड़, हर डगर पर। त्वरित फैसले और जनहितैषी नीतियों से छत्तीसगढ़ अपना सुनहरा भविष्य गढ़ रहा है। 5 महीने के अल्प समय में ही मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व में राज्य सरकार के साहसिक और त्वरित निर्णय ने गारंटी पूरी होने की मोदी की गारंटी पर अपना मुहर लगाया है, जिनमें प्रमुख है 25 दिसंबर सुशासन दिवस के दिन 13 लाख किसानों को धान के बकाया बोनस 3,716 करोड़ रुपए का किया गया भुगतान। किसानों को मजबूत करने के उद्देश्य से राज्य में कृषक उन्नति योजना की शुरुआत, जिसके तहत राज्य के किसानों से 3100 रुपए में प्रति क्विंटल के हिसाब से 144.92 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का रिकॉर्ड कायम हुआ। प्रधानमंत्री आवास योजना के अब तक रुके हुए 18 लाख मकानों के निर्माण का फैसला किया गया, जिसके लिए बजट में 8,369 करोड़ का प्रावधान किया गया। तेंदुपत्ता संग्राहकों का पारिश्रमिक 4,400 से बढ़ाकर 5,500। राज्य की महिलाओं को महतारी वंदन योजना की सौगात। प्रदेश के नागरिकों को निशुल्क अयोध्या राम मंदिर का दर्शन कराने श्री रामलला दर्शन योजना की शुरुआत। पीएससी परीक्षा घोटाले की जांच सीबीआई से कराने का ऐतिहासिक निर्णय। पुलिस समेत सभी शासकीय भर्तियों में 5 साल आयु सीमा की छूट। ऐसे कई फैसले हैं जिनसे सुनहरे भविष्य की न सिर्फ उम्मीद जगी है, बल्कि समृद्ध और विकसित छत्तीसगढ़ का एक सशक्त मार्ग तैयार हुआ है। मोदी की गारंटी और विष्णु का सुशासन, विकास और प्रगति की यात्रा से जुड़ने तैयार है प्रदेश के जन जन।
इन लोग इतना खुश क्यों हैं? कितने दिनों बाद आ रहे हो छत्तीसगढ़? यही करीब 6 महीने बाद। तभी तो भैया रोने के दिन गए। अब सरकार अब हर विवाहित महिला को महीने के 1,000 यानी साल के 12,000 रुपए दे रही है महतारी बंधन योजना के तहत। खुश होने की बात है ना। महीनों में देखा तुमने बढ़ रहा है छत्तीसगढ़, निखर रहा है छत्तीसगढ़, शिखर में होगा छत्तीसगढ़, संवर रहा है छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। लगातार भारी बारिश के चलते बीजापुर जिले में कई क्षेत्र जलमग्न हो गए हैं। वहीं नगर भैरमगढ़ में नदी नाले उफान पर हैं, जिसके चलते फिर से एक बार भैरमगढ़ का बीजापुर से संपर्क टूट गया है। वहीं पटेलपारा और न्यू बस स्टैंड जलमग्न हो गया है। साथ ही घरों में पानी घुस गया है और कुछ घर गिर भी चुके हैं। भैरमगढ़ में फिर एक बार बाढ़ के हालात बन चुके हैं, जिसे भी मशीन से लगाकर नया रास्ता बनाया जा रहा है। कई जगह स्कूलों में पानी भर गया है। इसके साथ ही भैरमगढ़ में स्थापित इतामपुर संकुल केंद्र एक बार फिर जलमग्न हो गया है। वहीं नगर में गंभीर हालातों को देखते हुए तहसीलदार, एसडीएम, एसडीओपी, सीआरपीएफ ने मौके पर पहुंचकर जायजा लिया। भारी बारिश से भैरमगढ़ में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। एक तरफ जहां लोगों को बारिश की वजह से गर्मी से राहत मिली है, तो वहीं जलभराव के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरें भैरमगढ़ से है, जहां जगह जगह पानी भर गया है। बताएंगे इससे पहले भी बाढ़ आई थी और अभी आई हुई है। अतिक्रमण के ऊपर नालों के ऊपर अतिक्रमण हुआ है। पानी हो रहा है पटेलपारा में पानी की बढ़ते जा रही है। पानी की लेंथ का हमें कुछ कर सकते हैं। पानी की केंद्र में तीसरी बार सरकार बनने के बाद केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया रायपुर दौरे पर पहुंचे, जहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। तो वहीं मनसुख मांडविया ने बीजेपी कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया रायपुर पहुंचे, जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष किरण देव के नेतृत्व में मंत्रियों, विधायकों और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया। इस मौके पर मंत्री मंडाविया ने कहा कि देश की जनता का आशीर्वाद तीसरी बार भी बीजेपी को मिला है और जनता के आशीर्वाद से सरकार बनी है। इसी के साथ उन्होंने बजट पर भी अपनी बात रखी। तीसरी बार देश की जनता का आशीर्वाद से सरकार बनी है और ये मोदी जी की तीसरी गवर्नमेंट का पहला बजट है और इस बजट युवा लक्ष्य, रोजगार लक्ष्य, मध्यम वर्ग को सहारा देने वाला और एमएसएमई को प्रोत्साहित करके देश की आर्थिक गतिविधि को बढ़ाने वाला। इसके बाद मनसुख मांडविया रायपुर स्थित बीजेपी प्रदेश कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की।
जिसमें उन्होंने पीएम मोदी के विजन की बात की और बताया कि पीएम आजादी के 100 वर्षों के समय का विजन लेकर चल रहे हैं। चुनाव के दरमियान आप सब लोगों को मिलने का मुझे अवसर मिलता था। कई लोगों का चेहरा मेरे परिचित है, जो शाम को मैं जब वॉकिंग करता था तो मेरे साथ जुड़ जाते थे, बात करते थे। उनके बाद आज आप सबको मिलने का अवसर भी हुआ है और मोदी गवर्नमेंट में यानी कि मोदी 3.0 में ये पहला बजट कैसा है, उसको किस तरह से विश्लेषण कर सकते हैं और मोदी जी की कुल मिला के उसकी सोच है, ये इस बजट में प्रतिबिंबित होती है। मोदी जी कभी टोकन में नहीं सोचते थे, मोदी जी हमेशा टोटल में सोचते हैं। एक सार्वग्राहिक रूप में देश को हम कैसे आगे बढ़ाए, उसके लिए मोदी जी ने अमृत काल का विजन दिया है। जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि देश की आजादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, तब देश डेवलप्ड कंट्री बनाना है। और जब देश को डेवलप्ड कंट्री बनाने के लिए मोदी जी ने संकल्प जाहिर किया है, तो कौन से रास्ते होंगे, कैसे बनाएंगे? तो मोदी जी ने कहा, जब आप कोई विजन करते हैं या तो कोई गोल तय करते हैं, तो गोल को अचीव करने के लिए रास्ता तय करना होता है। जो हम सही केवल विजन दे देते हैं और पाथवे तय नहीं करते तो कैसे होता है? प्रेस वार्ता के दौरान सांसद ब्रजमोहन अग्रवाल भी मौजूद रहे, जिन्होंने बजट को लेकर अपनी राय सामने रखी। बहुत अच्छा बजट है, छत्तीसगढ़ को भी इस बजट का अच्छा फायदा होगा। जिस तरीके से सांसदों की बात करें तो आप राज्य के सांसद हैं, बाकी विपक्ष की अगर बात करते हैं तो वो पत्र लिख रहे हैं। अब उनका काम पत्र लिखना बचा है, वो पत्र लिखते रहे, हम काम करते रहेंगे। छत्तीसगढ़ में 3.0 यानी कि प्रथम बजट प्रस्तुत किया गया, जिसमें छत्तीसगढ़ में सबसे ज्यादा अहम माना जा रहा है, जिसमें गरीब और ट्राइबल क्षेत्र के लोगों के लिए इस बजट का प्रावधान किया जाएगा, रोजगार के लिए किया जाएगा, ऐसा इनका मानना है। वहीं हम जब ब्रजमोहन अग्रवाल जी से बात करते हैं तो वो कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में सबसे बेहतरीन बजट आया है और सबसे ज्यादा अगर किसी को फायदा हुआ है वो तो छत्तीसगढ़ को हुआ है। देखना होगा किस तरीके से। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया ने अपने दौरे के दौरान छत्तीसगढ़ के दिग्गज बीजेपी नेताओं से मुलाकात भी की। ब्यूरो रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जल्द हाजिर होंगे नई अपडेट्स के साथ। नमस्कार। बस्तर, जिसे पूरी दुनिया अब तक